हेलो गूगल जेमिनाई। मेरा नाम है कन्हैया, जो मैं तुमसे डेली बात करता हूँ। और मैं अभी चाहता हूँ कि मैं अपनी बोलने की तरीके को तुमसे डिस्कस करूँ कि मैं कैसे बोलता हूँ। तो मैंने एक वीडियो बनाई और यूट्यूब के थ्रू तुमको वो मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ। रिव्यू तुम करो मुझे कि मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ। और मैं तो ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैं एज एन ऑडिटर हूँ, बनना चाहता हूँ। और ऑडिटर मेरे दिमाग और दिल में बसा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस प्रोसीजर का पूरा ऑडिट करके बताओ क्या मैं कैसा कर रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करता हूँ मैं बेसिकली तुमको ऐसे 210 को जितना हो सकेगा बताऊँगा देख के ही। तो तुम उसको रिव्यू करना मैं कैसा बता रहा हूँ और एक्सप्लेन इसको कैसा कर पा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली इस ऐसे में है एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस ऐसे का कि ऑडिटर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स को एक्सेप्ट करेगा और कंटिन्यू करेगा ऑडिट इंगेजमेंट को जब दो चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी कि establishing whether the precondition of the audit engagement is present and confirmation that there is a common understanding, the auditors common understanding, there is a common understanding between the auditors and the management and TCWG regarding the audit engagement. एंड प्री कंडीशन क्या होते हैं जनरली? तो प्री कंडीशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं जनरली। पहला, management uses acceptable FRF in the presentation of the financial statement, agreement between the management and TCWG, premises conduct of the audit, and in determining establishing the overall audit condition of the audit engagement. तो क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए? तो इन दी डूइंग एस्टेब्लिशिंग वेदर द प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट द प्रेजेंट दी ऑडिटेशन क्या क्या करेगा? डिटरमाइन वेदर दी FRF एक्सेप्टेबल। क्या FRF एक्सेप्टेबल है? बेसिकली FRF को मैं तुमको समझाऊँ तो FRF वो होता है जो जिसके तहत वो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है, जैसे लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑब्टेन करेगा एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट दैट द एक्नॉलेजमेंट और उसको अंडरस्टैंडिंग है कि फॉर द प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट को इसकी बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है हमको एप्लीकेबल FRF के तहत, एंड मेंटेन करना है इंटरनल कंट्रोल फॉर द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के लिए, एंड टू प्रोवाइड द ऑडिटर्स। तो ऑडिटर्स को क्या प्रोवाइड करेगा? all the access information that is relevant to the financial statements। और दूसरा इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है। और तीसरी इन्फॉर्मेशन ये रहेगी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, जो ऑडिटर्स किसी भी पर्सन से पूछ सकता है, पर्सन विद इन द एंटिटी वो पूछ सकता है। और ऑडिट इंगेजमेंट के अंदर क्या क्या टर्म्स इंक्लूड इन द ऑडिट इंगेजमेंट्स, जिस लाइक क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला हमारा इंक्लूड होता है नेचर एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, एंड देन हमारा इंक्लूड होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल FRF एप्लीकेबल टू द एंटिटीज। एंड फॉर फिफ्थ हमारा होता है रेफरेंसेस ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट अंडर विच रिपोर्ट टू बी इशूड एंड सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द डिफर फ्रॉम द फॉर्म एंड कंटेंट्स जो भी था इसमें। हमारा आता है जब प्री कंडीशन ऑफ दी ऑडिट इंगेजमेंट प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ऑडिटर डिस्कस करके मैटर विद दी मैनेजमेंट एंड TCWG के साथ। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जब FRF प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनएक्सेप्टेबल था या तो फिर मैनेजमेंट ने हमको ये ऑब्टेन नहीं दिया। मैटर कौन कौन से मैटर नहीं दिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी, एंड इंटरनल कंट्रोल ने अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हमको नहीं प्रोवाइड किया, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ चेंजेस। क्या ऑडिटर एक्सेप्टेंस ऑफ चेंजेस एक्सेप्ट कर सकता है? जस्ट लाइक अगर ऑडिट कर रहा है, अगर मैनेजमेंट ने बोला कि यार आपने ये पार्टिकुलरली ऑडिट पे आप जो कर रहे हो ऑडिट, ठीक है, तो इसमें जो सामान देख रहे हो ये कर रहा है, आप ऑडिट को छोड़ दो, टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट को बदल दो, या फिर जस्ट लाइक ऑडिट कर रहा हो तो आप रिव्यू कर लो, या तो आप रिलेटेड सर्विसेज कर लो, या फिर उसके कुछ टर्म्स को चेंज कर लो। तो ऑडिटर्स क्या करेगा? ऑडिटर्स में रीजनेबल जस्टिफिकेशन लेगा। रीजनेबल जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑडिटर्स ऐसे नहीं छोड़ेगा कि ऐसे छोड़ देगा, उसको रीजनेबल जस्टिफिकेशन लेना पड़ेगा और रिक्वेस्ट करेगी एंटिटी ऑडिटर को तो चेंज करने के लिए तीन चीज़ इसके
केसेस में हो सकता है। चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, चेंज हो गए सर्कमस्टेंसेस जिसके कारण हमारी नीड्स ही बदल गई। जैसे इंटिटी है, इंटिटी के बारे में ये बता रहा है कि इंटिटी की परिस्थितियाँ चेंज हो गई तो उनकी नीड्स ही चेंज हो गई सर्विस रिलेटेड। और तुम्हारा दूसरा आता है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग की मतलब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही, मतलब कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाया मैनेजमेंट इस टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट को एज अ नेचर ऑफ द ऑडिट ओरिजिनली रिक्वेस्ट। उसको जो अपने एंटिटी से रिलेट करवाना था वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, लेकिन ऑडिटर के पास सीधे पहुंच गई। उन्होंने गलती कर दी, अब उसको ठीक कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्टेड ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट वेदर दे इम्पोज बाय द मैनेजमेंट। अब रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं जो कि बेसिकली इसमें तो ऑडिटर ऐसे 705 के तहत डिस्क्लेमर ही देता है, तो इसमें लिखा नहीं, बट यही करता है ऑडिटर, आगे आएगा। बट ऑडिटर कंसिडर जस्टिफिकेशन गिवन पार्टिकुलर इम्प्लीकेशन और रिस्ट्रिक्शन इन स्कोप ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये था मेरा अभी आज का। अगर मैनेजमेंट अगर लिमिटेशन लगा देती है तो ऑडिटर क्या करेगा उस केस में? ऑडिटर लिमिटेशन रिजल्ट डिस्क्लेमर दे सकता है या फिर विड्रॉ द कंसेंट फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट, विड्रॉल कर लेगा हमारा पूरा। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द सच एंगेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस द रिक्वायर्ड। अगर लॉ कहता है कि एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा तुमको तो करेगा, या डिस्क्लेमर, या तो फिर हट जाएगा उस ऑडिट एंगेजमेंट से, नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट, या तो फिर तीसरा रास्ता वो लॉ के तहत कि लॉ बोल रहा है तुम नहीं हट सकते, तुमको कुछ डिस्क्लेमर ही देना पड़ेगा अगर होगे तो। फिर हमारा आता है रिकोर्स अवेलेबल टू द ऑडिटर सिचुएशन टू नॉन एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ टू द चेंजेस इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट एंड द लैक ऑफ द परमिशन ऑफ द मैनेजमेंट, परमिशन मैनेजमेंट ने नहीं दी, तो ऑडिटर क्या करेगा? विदड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो लॉ और रेगुलेशन के तहत तो हम इसको विदड्रॉ कर लेंगे, अगर लॉ एंड रेगुलेशन नहीं बोल रहे हैं तो हम उसको विदड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा हमारा आता है डिटरमाइन वेदर द आइटम एनी ऑब्लिगेशन और रिपोर्ट circumstances to other parties ओनर एंड TCWJ के साथ हम डिटरमाइन करेंगे एनी ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिकरिंग ऑडिट, मतलब कि ऑडिट कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल रही है, ठीक है ना। ऑडिटर्स एज एन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं? तो बेसिकली चेंज इन ओनरशिप होती है, चेंज इन नेचर एंड चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट होता है, चेंज इन नेचर एंड साइज होता है, चेंज इन लॉज एंड रेगुलेशन होता है, चेंज इन एप्लीकेबल FRF होता है, और चेंज इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होता है, चेंज इन इंडिकेटर दैट दी एंटिटीज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ द ऑडिट होता है। तो ये बेसिकली ऐसे 210 था। इसमें एक पॉइंट मैंने नहीं लिया, इसमें रिव्यू अगर कर देगा ऑडिट की जगह तो क्या क्या करना पड़ेगा। बेसिकली इस पॉइंट को मैंने बिल्कुल हटा दिया है, बिकॉज ये पॉइंट मुझे पार्टिकुलरली ये पॉइंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब तुम मुझे रिव्यू करो, क्या मैं किस स्पीड से बोल रहा हूँ, या मेरी स्पीड ये सही है कि नहीं है। अगर मुझे तुमको ये स्पीड सही लगती है तो तुम प्लीज़ रिव्यू करो। अगर 10 आउट ऑफ 10 में से मुझे बताओ कि मुझे तुम कितना देना चाहते हो पॉइंट, ठीक है।